ये कहानी ओरोन नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि इस दुनिया में इकलौता ऐसा लड़का है जो कि दो स्किल्स को एक ही साथ यूज कर सकता है। लेकिन जब उसके खुद के पार्टी को ये चीज पता चलता है तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसका फायदा उठाने के बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तब उसका खुद का दोस्त उसे अपने पार्टी से निकाल देता है और ये भी कहता है कि तुमसे ज्यादा यूजलेस टीम मेंबर मैंने आज तक नहीं देखा। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा कि उसके सामने कोई भी आए वो उसे हरा सके। ये सभी कुछ तब शुरू होता है जब हम ओरुन को एक डंजन में देखते हैं जहाँ पर हमें कुछ रैबिट मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि ओरुन को देख के सोच रहे थे कि हमें एक बहुत ही इजी टारगेट मिल गया है। और जैसे ही वो रैबिट्स ओरुन के ऊपर हमला करते हैं अगले ही पल वो रैबिट्स मर गए थे और जैसे ही वो मरते हैं तो उनके अंदर से कुछ क्रिस्टल्स निकलते हैं। और ये सब देखने के बाद वो रैबिट्स ग्रुप में ओरुन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ग्रुप में हमला करने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तब ओरुन अपने की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो गया हूँ, लेकिन शायद मैं इतना ज्यादा भी वीक नहीं हुआ। और इसके बाद वो सारे क्रिस्टल्स की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं एक स्वॉर्ड्समैन अभी भी बन सकता हूँ। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता उसके सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक गॉब्लिन्स आ जाते हैं। और अब उन गॉब्लिन्स को देखते हुए ओरुन कहता है कि मुझे पता था कि मैं इन डंजन्स में कभी भी फ्री नहीं बैठ सकता। और तब वो कहता है कि चलो इसी बहाने मैं कुछ नया ट्राई करके देखता हूँ। और क्योंकि ओरुन दो एलिमेंट्स को यूज कर सकता था तो अपना सेकंड एलिमेंट को यूज करता है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि ओरुन अपने ऊपर स्ट्रेंथन मैजिक का यूज करता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इन गॉब्लिन्स के लिए स्वॉर्ड और स्ट्रेंथन मैजिक का कॉम्बिनेशन कोई नर्क से कम नहीं है। और इसके बाद ओरुन कहता है इतना कुछ होने के बाद जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं तुम जैसों से हार कैसे सकता हूँ। मैंने अपने दोस्तों की हर तरह से मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आखिर में मुझे मिला तो क्या, बस अपने बचपन के दोस्त से धोखा मिला है। और ये सब कहते हुए उसके सामने और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे थे, लेकिन इस वक्त ओरुन इतना ज्यादा गुस्सा में था कि उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर है वो यहाँ पर मौजूद सारे एडवेंचर्स अपने पास होने का बस सपना ही देख सकते हैं। और इसके बाद सारे गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतारने के बाद ओरुन रुकता है और कहता है हालांकि मैं स्ट्रेंथन मैजिक और स्वॉर्ड का एक साथ यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। जब भी मैं स्ट्रेंथन मैजिक का यूज करता हूँ तो मैं 3 मिनट से ज्यादा फाइट नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि डंजन के अंदर से और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके तरफ बढ़ रहे थे, पर तब ओरुन उन गॉब्लिन्स को मारते हुए कहता है कि स्ट्रेंथन मैजिक दरअसल हमारे मैजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने आप को बस 180 सेकंड्स तक ही स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। एक नॉर्मल एडवेंचरर के लिए ये डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन असली चीज जिसने कि ओरुन को दिल से मार दिया था वो तो पिछली रात हुई थी। और इसके बाद ही हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहां ओरुन के पास उसके लॉयल पार्टी मेंबर्स आते हैं और कहते हैं, हे ओरुन, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है। हम सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हमारे गिल्ड से निकालने वाले हैं। और ये सुन के मानो कि ओरुन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। तब ओरुन खड़ा होता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम किसी तरीके का मजाक कर रहे हो, क्यों है ना ओलिवर। ओलिवर जो कि उसके गिल्ड का लीडर था और ओरुन का बचपन का दोस्त था, वो कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हमारे पार्टी में नहीं रखने वाले। तब टीम का एक और मेंबर कहता है कि तुम बस एक पावरलेस एडवेंचरर हो और अगर तुम हमारे टीम में रहोगे तो हमारा टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उनको अभी तक लग रहा था कि ये किसी तरह का मजाक है, लेकिन तब ओलिवर फिर से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। और ये सब सुन के और उनको 8 साल पहले का सीन याद आता है जहाँ हमें बताया जाता है कि इन दोनों ने ही इस पार्टी को क्रिएट किया था और हमेशा से ही वो दोनों ही मिलके सारे एडवेंचर्स को किया करते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों ने मिलके एक डंजन को 94th लेवल तक भी पार किया था। और किसी भी डंजन में इतने ऊपर तक जाना किसी नॉर्मल एडवेंचरर का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। और तब एक आखिरी बार ओरुन ओलिवर से कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, ये हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं सब कुछ खुद से कर सकूं, और जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम लोग अकेले टीम को संभाल सको। पर तब ओलिवर कहता है, मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम कभी भी नहीं समझोगे कि एक हाई एनहांसर की टीम में क्या कीमत होती है। तुम्हारी जगह अगर हमने एक हाई एनहांसर को रखा तो हमारी टीम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकती है। पर तब ओरुन कहता है कि मैं कभी भी
कभी एक एनहेंसर था ही नहीं। अगर तुम याद करोगे तो मेरी स्पेशलिटी एक स्वॉर्ड्समैन की है, लेकिन क्योंकि हमारे टीम को एक एनहेंसर की जरूरत थी तो मैंने एनहेंसिंग सीखी, बस इसलिए ताकि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। और ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद टीममेट्स कहते हैं, हमने तुम्हें नहीं पूछा कि आखिर तुमने क्या किया है या नहीं किया है, हमारे ऑर्डर्स ये है कि तुम हमारे टीम में और नहीं रह सकते। और इसके बाद ओलिवर कहता है कि तुम्हें इस टीम से जाना ही होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक हाई एनहेंसर मिल गया है जो कि हमारे टीम को ज्वाइन करने वाला है। और अब ये सुनने के बाद ओरहन को समझ आ जाता है कि इन जैसों के साथ बहस करने में कोई भी फायदा नहीं, और यहाँ से जाने से पहले वो सभी को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर डंजन में हमें फिर से ओरहन को दिखाया जाता है जो कि कहता है, जब से मुझे पार्टी से निकाला गया है तब से मैं हर रोज डंजन में आके प्रैक्टिस करता हूँ, और इतने दिनों के प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉम्बैट स्टाइल बना लिया है। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इसके बाद कोई भी मुझे यूजलेस ना कह पाए। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि ओरहन आगे बढ़ते हुए टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल तक पहुँच जाता है, जहाँ ओरहन अपने रिकॉर्ड्स को टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल पर ट्रैक करता है और तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और दौड़ते हुए टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के तरफ आते हैं। तब ओरहन उन एडवेंचरर्स को देखता है और उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। और तभी हम उन एडवेंचरर्स के लीडर को देखते हैं जो कि कहता है, वो ऑर्क्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, हम अपनी जान बचा के जैसे तैसे आ गए हैं, लेकिन आखिर उस लड़की का क्या जिसने हमें आज ही ज्वाइन किया था। वैसे भी अगर मैं उस लड़की को बचाने के लिए रुकता तो हम सभी मारे जाते। यहाँ तक कि वो लीडर ये तक कहता है कि उस लड़की ने बस आज ही तो ज्वाइन किया था, अगर वो मारी भी जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर ओरहन इन सारी ही बातों को खड़े होकर सुन रहा होता है। ओरहन को बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर कोई किसी को मुसीबत के वक्त पे अकेला छोड़ दे तो कैसा फील होता है। और तब फाइनली ओरहन उन पार्टी मेंबर्स के तरफ मुड़ के उनसे कहता है, मैं तुम्हारी इस बकवास को इससे ज्यादा नहीं सुन सकता, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक लड़की को अकेले छोड़कर भागते हुए यहाँ पर आ गए हो। और ये सब सुन के उनके पार्टी में से एक मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ तक कि वो ओरहन के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन ऐसे कमजोर अटैक से हमारे ओरहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओरहन बहुत ही इजीली उस एडवेंचरर को नॉकआउट कर देता है। वहीं पर हम डंजन के दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर उस लड़की के ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन्स अटैक कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर चुकी थी, उसे लगा नहीं था कि आज कोई भी उसे मरने से बचा सकता है। यहाँ तक कि वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक काफी ज्यादा कमजोर था। और इतने में ही वो ऑर्क्स उस लड़की के ऊपर हमला करने वाले थे, और जैसे ही उस लड़की को लगता है कि वो मरने वाली है तभी अचानक से सामने ओरहन आ जाता है, और आते साथ ही ओरहन अपने एरो शॉक की मदद से सारे ऑगर्स को एक ही सेकंड के अंदर मार डालता है। ओरहन को देख के वो लड़की सोचती है कि आखिर ये कौन है। वहीं पर हम ओरहन को देखते हैं जिसके सामने और भी ज्यादा ऑगर्स आ रहे थे। तब ओरहन अपने सीक्रेट एबिलिटी का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को अपने एनहेंसर एबिलिटीज के साथ मिक्स करता है, और इस तरह के मैजिक को देख के उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि इससे पहले क्लोज कॉम्बैट और सपोर्ट मैजिक एक साथ यूज करते हुए उसने कभी भी नहीं देखा था। वहीं पे हम देखते हैं कि इस बार ओरहन कुछ और भी नया ट्राई करता है। तब हम देखते हैं कि ओरहन अपने स्वॉर्ड के ऊपर शार्पन एबिलिटी का यूज करता है, और इसके बाद देखते ही देखते ओरहन सारे ऑर्क्स को खत्म कर देता है। और ये सब खत्म होने के बाद फाइनली वो लड़की चैन की सांस लेती है, यहाँ तक कि वो लड़की इतना ज्यादा डर गई होती है कि वो रोने ही लगती है। और अब इसके अगले सीन में हम ओरहन को देखते हैं जो कि उस लड़की को बाहर ले आता है, और उसे सेफली बाहर ले आने के बाद ओरहन अपने रास्ते जाने लगा था। लेकिन तभी वो लड़की ओरहन को बुलाती है, और तब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन आज मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा नाम सोफिया क्लोडेल है। तब ओरहन कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। और तब ओरहन सोफिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है, एंड इसके बाद ही हम सोफिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तब सोफिया कहती है, ओरहन मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। एक्चुअली ये सोफिया का वे था ताकि वो ओरहन को थैंक्स कह सके, और सोफिया का ये चेहरा देख के ओरहन उसे मना नहीं कर पाता।
अगले सीन में हम सोफिया और ओरुन को देखते हैं जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी सोफिया कहती है कि भले ये कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन मुझे यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद है। तभी ओरुन सोफिया के कपड़े पे एक क्रेस्ट को नोटिस करता है और ये क्रेस्ट नाइट स्काई के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर मौजूद वन ऑफ द बिगेस्ट गिल्ड्स में से एक का साइन है। और जैसे ही ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं तो हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं और वो लड़की सोफिया को देख के अपनी छोटी बहन बुलाती है। और ये देखते ही ओरुन को अचानक से कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि ओरुन तुरंत ही पहचान लेता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तब सोफिया की बड़ी बहन ओरुन को देखती है और स्माइल करती है और तब ओरुन भी सोफिया की बड़ी बहन से कहता है वेल हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। और ये देख के सोफिया को कुछ भी समझ नहीं आता। तब सोफिया उन दोनों को ही देखती है और कहती है तो इसका मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम सलमा क्लोडल है और ये एक बहुत ही बड़े एस रैंक गिल्ड की लीडर है। और तब हम सलमा को देखते हैं जो कि ओरुन की तरफ देखते हुए कहती है ओरुन क्या तुम और मेरी बहन कोई रिलेशनशिप में हो। तब ओरुन कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सोफिया ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि वो मुझे थैंक्स कह सके। और सभी कुछ जानने के बाद फाइनली सलमा कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो तीनों ही एक जगह पर बैठे थे जहां सोफिया पूछती है कि क्या तुम सस्पेंस को बंद करोगे और मुझे बताओगे कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। और तब सलमा कहती है कि ओरुन कोई ऐसा वैसा एडवेंचरर नहीं है, असल में ओरुन लेजेंडरी हीरोज पार्टी का एक मेंबर है। और ये सुन के मानो सोफिया को विश्वास ही नहीं होता। लेकिन तब ओरुन कहता है कि मैं उनके पार्टी का और मेंबर नहीं रहा। और इसके बाद ही ओरुन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी कुछ उसको बता देता है। और ये सब सुनने के बाद सलमा कहती है ये सुन के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हमारे गिल्ड में रिसेंटली कुछ नए एडवेंचरर्स आए हैं और उन एडवेंचरर्स को हम बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देने वाले हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा गिल्ड उन्हें साउदर्न डंजन के 57th फ्लोर तक ले जाने वाला है। और ये सुन के ओरुन कहता है कि ये मिशन तो काफी ज्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि ए और बी रैंक के एडवेंचरर्स भी वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। और तब सलमा कहती है कि बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ जाओ क्योंकि ओरुन मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो मैं बेफिक्र रह सकती हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि हर 10 लेवल के बाद जो बॉस मॉन्स्टर आता है उन्हें वो नहीं हरा सकते और उनकी जिंदगी के लिए मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से ओरुन को अपना पास्ट याद आने लगता है और तब हम ओरुन को देखते हैं जो कि कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे तुम्हारे इस ऑफर को मना करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर ओरुन को फिर से एक एनहेंसर की तरह काम नहीं करना था। लेकिन इसके बाद ही सोफिया भी ओरुन को कहती है कि प्लीज हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। और ये सुनने के बाद ओरुन मना नहीं कर पाता और तब ओरुन उन दोनों के साथ जाने के लिए मान जाता है। लेकिन तब वो सलमा से कहता है कि इस बार मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन चुका हूँ और अगर कल से मैं तुम्हारे पार्टी में आता हूँ तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन की तरह आऊंगा। लेकिन उस वक्त सलमा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और तब वो कहती है अगर ऐसा है तो हमारे पार्टी में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके अगले सुबह ही हमें दिखाया जाता है कि ओरुन सिल्वर रैबिट गिल्ड में जाता है और तभी हम ओरुन को देखते हैं जो कि सिल्वर रैबिट गिल्ड के हेड से मिलता है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और तभी सिल्वर रैबिट का हेड ओरुन से कहता है अच्छा तो तुम ओरुन हो, मैंने तुम्हारे बारे में पहले बहुत ज्यादा सुना है। मुझे इतना पता है कि तुम हीरोज पार्टी में काम कर चुके हो और मैं पहले से ही चाहता था कि तुम हमारे गिल्ड में शामिल हो जाओ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस काबिल हो। और इसके बाद वो तीनों ही एक मीटिंग के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ विंस और सलमा ओरुन को बताते हैं कि आखिर इस प्लान में उन्हें क्या क्या करना है। तब सलमा ओरुन को बताती है हमारे गिल्ड का ये एम है कि वो इस बार डंजन के जितने अंदर तक जा सके उतने अंदर तक जाए और इस बार हमारे गिल्ड को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लगी है। हमें पता चला है कि डंजन के आखिरी स्टेज पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल चीज है और हमारा सेकंड एम ये है कि हमें उसे हासिल करना है। वहीं पर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंस और सलमा बात कर रहे थे। तब विंस कहता है कि मुझे हाल ही में पता चला है कि हीरोज पार्टी में से ओरुन को निकाल दिया गया है। मुझे नहीं पता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि ओरुन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी करके हम उसे अपने पार्टी में शामिल कर सके तो हमारे गिल्ड का इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा है। वहीं पर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ओरुन सारे ही प्लान उनके सुन चुका था। हालांकि उनके प्लान सुनने के बाद ओरुन
को उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा शक होता है और उनका ऐसा लगता है कि सैल्मा और विंस उससे कुछ चीजें छुपा रहे हैं। लेकिन उस वक्त बस ओरुन उनकी बात सुनता है और कुछ भी नहीं बोलता। अब अगले ही सुबह हमें दिखाया जाता है कि ओरुन उस जगह पर आ चुका था जहां से वो लोग एडवेंचर चालू करने वाले थे। जहां पर आने के बाद ओरुन देखता है कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग एडवेंचरर्स हैं और कुछ देर बाद ही वहां पर सैल्मा और सोफिया भी आ जाती है। और तब ओरुन सोफिया को नोटिस करता है जिसने की एक अलग टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी और ये ड्रेस बस वही पहनते हैं जिन्होंने बस अभी एडवेंचर करना चालू किया होता है। और तभी ओरुन सोफिया से कहता है, वैसे सोफिया ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। और ये सुनने के बाद सोफिया बहुत ही ज्यादा शर्मा गई होती है। तभी सोफिया पूछती है कि ओरुन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम अभी कहाँ पर रह रहे हो। लेकिन तभी सैल्मा कहती है, एक सेकंड, तुम्हें ये क्यों जानना है कि आखिर ओरुन कहाँ रहता है? मुझे तुम दोनों के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। तभी सोफिया कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा सोच रही हो। और अभी ये सब बातें हो जाने के बाद सोफिया अपने टीम की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि नए एडवेंचरर्स के लिए एक नई पार्टी बनाई गई होती है और क्योंकि पहली बार के लिए ये एडवेंचरर्स किसी डंजन में जा रहे हैं तो ये लोग काफी ज्यादा नर्वस थे। वहीं पर हम सैल्मा और ओरुन को देखते हैं जो कि अपने अलग पार्टी में चले जाते हैं और इस पार्टी में ज्यादातर एडवेंचरर्स ए रैंक के थे ताकि अगर आगे कुछ भी गलत हो तो ये लोग उसे आराम से संभाल सके। और तभी हमें बताया जाता है कि इनका नाम एंथम, बर्नार्ड और केथी है। हालांकि ये तीनों ही खुद में काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन जब उन्हें ओरुन के बारे में पता चलता है तो उसकी स्पेशलिटीज सुन के वो लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंस सैल्मा से कह रहा था क्योंकि हमारे टीम में अभी ओरुन आ चुका है तो हमारा टारगेट अभी बहुत इजी हो जाएगा। अगर ओरुन हमारी हेल्प करता है तो हमारा गिल्ड फिर से टॉप पे जा सकता है। वहीं पर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां सैल्मा को रिग्रेट सा फील हो रहा था। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो लोग ओरुन का गलत फायदा उठा रहे हैं। हालांकि विंस ने सैल्मा को ये टास्क दिया था कि उसे ओरुन के साथ मिलके 51th फ्लोर तक पहुंचना है। और अब इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग रूकीज के सामने जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो नए एडवेंचरर्स ओरुन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो अब सैल्मा कहती है कि ये जो हैंडसम लड़का तुम्हें दिख रहा है इसका नाम ओरुन है और ये पहले हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका है और तुम जितना भी सोच सकते हो ये बंदा उससे ज्यादा पावरफुल है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसने अकेले ही 91th फ्लोर तक डंजन को कवर कर रखा है। और ये सुनने के बाद मानो सारे एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे क्योंकि डंजन में 91th फ्लोर तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऊपर से ओरुन हीरोज पार्टी का एक मेंबर भी रह चुका है। और जब उन्हें ये सब चीजें पता लगती है तो उन्हें ओरुन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा आ जाता है। और उनके रिएक्शंस देख के ओरुन कहता है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब उनको ये गलतफहमी हो गई है कि मैं ताकतवर हूँ। तब सैल्मा कहती है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे बारे में सुनकर वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और अब ये सब सुन के ओरुन इसके बाद कुछ भी नहीं बोल पाता। अब इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सारे नए एडवेंचरर्स 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ओरुन को जो ग्रुप मिला होता है उसमें बस 3 ही लोग होते हैं। इतने में ही ओरुन कहता है कि क्या हमारे पार्टी का कोई मेंबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम लोगन था वो कहता है कि इतने सारे एडवेंचरर्स में से हम तीनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और हम सभी एडवेंचरर्स में से एक एडवेंचरर कम था तो हम तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है और वैसे भी हम तीनों ही काफी हैं। और इसके बाद ओरुन कहता है तो ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसके बाद ही एक एक करके वो तीनों ही इंट्रोडक्शन देते हैं। तब सबसे पहले वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम लोगन है और मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एन्चेंटर हूँ और अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं कि आगे चलकर सैल्मा को मैं ही हराऊंगा। भाई इस बच्चे की मस्ती तो देखो। अब इसके बाद ही हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैरोलिन था। वो कहती है कि मैं एक डिफेंडर हूँ। तब ओरुन पूछता है कि अगर तुम एक डिफेंडर हो तो तुम्हारी शील्ड कहाँ पर है। तब कैरोलिन कहती है कि शील्ड का मतलब क्या होता है, मैं तो बस मॉन्स्टर से आने वाले अटैक्स को डॉज कर सकती हूँ। और ये सुन के ओरुन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम ज्यादा देर तक डंजन में सरवाइव नहीं कर पाओगी। लेकिन ऐसी बातें सुनकर लोगन और कैरोलिन ओरुन को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि तब सोफिया सामने आती है और कहती है मेरा नाम सोफिया क्लोडल है। वो कहती है कि मैं मैजिक्स को कास्ट कर सकती हूँ और साथ ही साथ उनके साथ अटैक भी कर सकती हूँ। और ये सुन के ओरुन को लगता है कि चलो कोई तो ढंग का मिला। और अब उन तीनों को देखते हुए ओरुन सोचता है कि आखिर ये कैसी ग्रुप मिल गई मुझे। इतना तो पता है कि इन तीनों के साथ मेरी रेड बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है।
अब इसके बाद ही हम डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ कैरोलिन कहती है, और मुझे लगता है कि हीरोज पार्टी को छोड़ के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उनसे रिवेंज लेना चाहिए। वैसे भी तुम सिल्वर रैबिट गिल्ड में आए हो जो कि हीरोज पार्टी का दुश्मन है। तब ओरुन कहता है कि मुझे किसी तरीके का रिवेंज नहीं लेना। मुझे पता था तुम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। सोफिया ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। और ये सुन के सोफिया बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तब अचानक से डंजन में से कुछ वुल्फ्स निकल के उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। हालांकि कुछ ही देर में वो सारे ही वुल्फ्स एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ओरुन को पहले से पता था कि डंजन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी ओरुन ये सोच के आया था कि वो छोटे मोटे फाइट्स को इग्नोर करेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है और उसे 51th फ्लोर तक पहुंचना है। अब इसके बाद ही हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग 20th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। और जैसा ओरुन ने इन तीनों के बारे में सोचा था, ये तीनों उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। लोगन, जिसके बारे में ओरुन ने सोचा था कि ये कोई काम का नहीं है, वो असल में इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो वो ए रैंक के टीम में भी शामिल हो सकता है। कैरोलिन, जिसने बोला था कि वो बस डॉज ही कर सकती है, असल में उसका स्पीड इतना ज्यादा है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। और वो कुछ डैगर्स का भी यूज करती है अपने सेफ्टी के लिए। और इसके बाद ही हमारी सोफिया आती है जो कि काफी अच्छी मैजिक कर लेती है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये तीनों अभी भी काफी ज्यादा वीक हैं और इन्हें अभी भी एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जिनसे कि ये सब कुछ सीख सके। अब इसके अगले सीन में ही हम देखते हैं कि सभी लोग अभी 20th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। तब सैल्मा कहती है कि सारे एडवेंचरर्स एक एक करके जाओ और मैजिकल क्रिस्टल में अपने आप को रजिस्टर कर लो, क्योंकि कल से हमारा एडवेंचर 21st फ्लोर से चालू होने वाला है। और इसी के साथ आज का इनका दिन यहीं पर खत्म होता है। अब इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं जहां ओरुन जस्ट सो के उठा होता है और वो जैसे ही न्यूज़पेपर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा गया था कि ओरुन को हीरोज पार्टी से धक्के मार के निकाल दिया गया है। ओरुन उसके बारे में ऐसा कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। लेकिन बात ये है कि अभी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। अब इसके बाद ही ओरुन जब कुछ काम से बाहर जा रहा होता है तभी अचानक से उसे पीछे से कोई बुलाता है और तभी पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूना था। और लूना को यहाँ पर देख के ओरुन काफी ज्यादा शॉक था। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये लूना और कोई नहीं, हीरोज पार्टी की एक मेंबर है। और जहाँ तक ओरुन की बात है तो वो लूना की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता है और हीरोज पार्टी में बस एक लूना ही थी जो कि हमेशा ओरुन की साइड लेती थी। तब लूना कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो जो भी तुम्हारे साथ हुआ, और ओरुन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हीरोज पार्टी में वापस लौट जाओ। लूना को देख के ओरुन कुछ भी समझ नहीं पाता और ना ही वो कुछ बोल पाता है। वो बस मन ही मन लूना से माफी मांगे जा रहा था। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कभी भी हीरोज पार्टी में वापस नहीं जा सकता। और मुझे पता है अगर तुम उस दिन मेरे साथ होती जिस दिन मुझे पार्टी से निकाला जा रहा था, तो शायद तुम उस पार्टी से मुझे कभी निकलने ही ना देती। लूना कहती है कि क्या तुम वो सभी कुछ भूल गए जो कि हमने वादा किया था। और ये सुन के ओरुन कहता है कि मुझे सारे वादे याद हैं, लेकिन जब मेरे अपने दोस्त ने ही मेरे को पार्टी से निकाल दिया है तो मैं वहाँ पर वापस कैसे जा सकता हूँ। और ये कहकर ही ओरुन लूना से माफी मांगता है और इसके बाद ही ओरुन लूना को अलविदा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हम ओरुन को रास्ते में देखते हैं जो कि डंजन की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो काफी ज्यादा उदास होता है। ओरुन मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या गलती की, यहाँ तक कि उसके बारे में आज न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि वो एक बहुत ही बुरा एन्चेंटर है और आज तक बस वो इसीलिए सरवाइव कर पाया है क्योंकि हम तीनों उसके साथ थे। हालांकि ओरुन इन सारी ही चीजों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ओरुन एडवेंचरर्स के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे ही लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन सभी ने आज सुबह आने वाले न्यूज़पेपर को पढ़ा होता है। लेकिन फिर भी वो सारे एडवेंचरर्स ओरुन की रेस्पेक्ट करते थे और वो इस सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि ओरुन को बहुत ही अच्छे से पता था कि आखिर उनके मन में कितने सारे सवाल हैं। और तभी कैरोलिन पूछती है कि ओरुन मुझे पता है कि आज सुबह जो भी न्यूज़पेपर में आया सभी कुछ गलत है। तभी ओरुन कहता है कि हाँ ये एक तरीके से गलत है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना तुम लोग सोचते हो। लेकिन तभी सोफिया बीच में बोलती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ओरुन, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पर लोगन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और लोगन अभी ओरुन को बहुत ही ज्यादा वीक समझने लगता है, जिस वजह से लोगन अभी उसकी उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता जितना कि वो उससे पहले किया करता था।
हालांकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि इनका एडवेंचर वहीं से रिज्यूम होता है जहां पर इन्होंने कल एडवेंचर करना बंद किया था। और तब ओरुन उन तीनों से कहता है, यहाँ से हमारा एडवेंचर अभी हार्ड होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों अभी के लिए लीड लो। और ये सुन के सोफिया और कैरोलिन काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन लोगन उसको इग्नोर कर रहा होता है। और इसके बाद ही धीरे धीरे ये तीनों मिलके डंजन के एक एक स्टेज को क्लियर कर रहे होते हैं। हालांकि इस दौरान उन तीनों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन हमारा ओरुन उन सारी ही प्रॉब्लम्स को आराम से संभाल लेता है। और ऐसे ही करते करते फाइनली ये लोग 31st फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचते साथ ही ओरुन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक पीछे ही रहना। और तभी हम देखते हैं कि डंजन के अंदर में से बहुत सारे ऑगर्स और मॉन्स्टर्स निकल के आते हैं। और जैसे ही मॉन्स्टर्स आते हैं तो ओरुन कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ। और तब ओरुन कहता है कि कैरोलिन, क्या तुम गॉब्लिन्स को संभाल सकती हो? और ये सुनते साथ ही कैरोलिन गॉब्लिन्स की तरफ भागने लगती है। और तब ओरुन कहता है कि सोफिया, तुम अपने मैजिक की मदद से ऑर्क्स के ऊपर हमला करो। लेकिन सोफिया ये सब करने से काफी ज्यादा डर रही होती है। और तब ओरुन लोगन को ऑर्डर्स देने वाला था, उससे पहले ही लोगन एक मैजिक करने लगता है। और तब लोगन मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर इतने बेसिक अटैक्स के लिए हमें ऑर्डर्स लेने की क्या जरूरत है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि शायद जो आज सुबह न्यूज़पेपर में लिखा था वो सभी कुछ सच था। वहीं पे हम देखते हैं कि कैरोलिन काफी इजीली सारे गॉब्लिन्स को हरा रही होती है। और जहाँ तक बात हमारी सोफिया की है तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। और वो शायद इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी एक बार हमारे सोफिया के सामने कुछ ऑगर्स आए थे और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन इस चीज को ओरुन नोटिस कर लेता है और तब ओरुन एक मैजिक का यूज करता है जिसका नाम एबिलिटी डाउन था। और यार लिटरली इस मैजिक से ओरुन अपने ओपोनेंट्स के एबिलिटीज को डाउन कर सकता है। और इसके बाद ही ओरुन सोफिया के पास जाता है और कहता है, सोफिया तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे सारे टीममेट्स भी तुम्हारे साथ हैं। और ये सुन के सोफिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ही सोफिया अपने फायर मैजिक की मदद से उस ऑर्क के ऊपर हमला करती है। और यार लिटरली वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही अटैक के साथ वो ऑर्क वहीं पर जल जाता है। और ये फाइट ओवर होने के बाद जहाँ फाइनली सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, वहाँ लोगन ने ओरुन की उस एबिलिटी को नोटिस कर लिया था। और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने पावरफुल एबिलिटीज ओरुन के पास कैसे आए। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली 35th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। और ये फ्लोर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोर में से एक था। और इनके आज का मिशन ये था कि उन्हें आज इस फ्लोर तक पहुंचना है। और जैसे ही वो लोग इस फ्लोर में आते हैं तो उनके सामने एक टेरेंटुला मॉन्स्टर आ जाता है। और उस मॉन्स्टर को देख के ये तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, ये एक बॉस मॉन्स्टर है। लेकिन तब ओरुन कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा ही करो। और तब वो लोगन को कहता है कि तुम कैरोलिन और सोफिया के एबिलिटीज को एनहेंस करो। हालांकि लोगन इस बात को नहीं मान रहा होता और वो कहता है कि मैं भी जाके लड़ना चाहता हूँ। लेकिन तब ओरुन कहता है कि इस वक्त अगर तुम तीनों ही लड़ने के लिए चले जाओ तो सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं रहेगा। और इसके बाद ही लोगन ओरुन की बात मानते हुए सपोर्ट मैजिक की मदद से दोनों को एनहेंस करता है। और इसके बाद ही ओरुन कहता है कि कैरोलिन, उस मॉन्स्टर का ध्यान तुम्हें अपने तरफ लाना होगा। और जैसे ही कैरोलिन उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है, तभी सोफिया विंड कटर नाम के एक मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। और ये मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस मॉन्स्टर के एक साइड के पैर कट चुके थे। हालांकि तभी ओरुन कहता है कि ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई। और इतने में ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने कैरोलिन को अपने जाल में फंसा लिया होता है। तब ओरुन कहता है कि अपने आप को निकालने की कोशिश करो, लेकिन कैरोलिन वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। ओरुन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो कैरोलिन के पास मौजूद सारे ब्लेड्स को शार्पन एबिलिटी से बहुत ही ज्यादा शार्प बना देता है। और इसकी मदद से वो आराम से वहाँ से निकल जाती है। और तब सोफिया अपने मैजिक की मदद से फिर से एक हमला करती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है। और दिक्कत वाली बात यह है कि लोगन ने ओरुन की इस एबिलिटी को भी देख लिया था। और इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग डंजन से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि इनका आज का मिशन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। रात होने ही वाली थी और सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं। लेकिन जब ओरुन अपने घर जा रहा होता है तब उसको पीछे से उसके पार्टी मेंबर्स बुलाते हैं और कहते हैं कि ओरुन, अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या तुम आज रात हमारे साथ पार्टी करने चलना चाहोगे? तब ओरुन कहता है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ, मतलब हमें जहाँ तक पता है ओरुन तो तुम्हारा ही नाम है। और अब इसके अगले ही सीन में हम तीनों को ही एक होटल में देखते हैं, जहाँ ये लोग आज सुबह आई हुई न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे पता है आज सुबह की न्यूज़पेपर पूरी तरीके से फेक थी, लेकिन ओरुन, हमें ये जानना है कि आखिर तुम एक एन्चेंटर से एक स्वॉर्ड्समैन क्यों बने? तब
तब ओरुन कहता है कि भले ही वो आर्टिकल पूरी तरीके से फेक था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर काफी सारी कमियां हैं। और इसके बाद ही ओरुन बताता है कि आखिर वो एक स्वॉर्ड्समैन क्यों बना। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, तब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक स्वॉर्ड्समैन थे और एक दिन उन्होंने पूरे विलेज को एक मॉन्स्टर से बचाया था। और जब मैंने उनको हजारों लोगों की जान बचाते हुए देखा तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और उसी दिन से मैं एक स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन जब मैंने हीरोज पार्टी को ज्वाइन किया तब वहाँ पर ऑलरेडी एक स्वॉर्ड्समैन था और 2 स्वॉर्ड्समैन होने की वजह से हमारी पार्टी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तब हमारे पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपना क्लास बदल के एनहांसर रख लिया। और तभी प्रेजेंट में ओरुन कहता है कि मुझे उनके बारे में और बात नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुका हूँ और मैं फिलहाल एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम तीनों ही स्टूडेंट को देखते हैं जो कि घर जा रहे थे, जहाँ लोगन काफी ज्यादा चिंता में डूबा हुआ था और वो पूछता है कि सोफिया, जिस दिन ओरुन ने तुम्हें बचाया था क्या वो अकेला था? तब सोफिया कहती है कि हाँ, जिस दिन मुझे ओरुन ने बचाया था वो बिल्कुल ही अकेला था और उसने हाई लेवल विंड मैजिक और एनहांसिंग एबिलिटीज को एक साथ मिक्स कर दिया था। और जहाँ तक मुझे याद है उसने 1 मिनट के अंदर ही 50 से ज्यादा ऑगर्स को मार दिया था। लोगन को इस वक्त ओरुन के पावर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा शक हो रहा होता है, क्योंकि अगर जो सोफिया बोल रही है वो सच है तो इसका मतलब ओरुन एक बहुत ही इंसेन लेवल का एडवेंचरर है। और इसके बाद लोगन डिसाइड करता है कि वो ओरुन से जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ सीखेगा, ताकि वो एक दिन ओरुन को सरपास कर पाए। वहीं पे हम ओरुन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने पार्टी के साथ बैठा हुआ था। और तब ओरुन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बिना हीरोज पार्टी 94th लेवल को क्लियर ना कर पाए। और जब ओरुन से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है, तब ओरुन कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि एक दिन मैं डंजन के डीपेस्ट फ्लोर को खुद से ही क्लियर कर सकूं। हालांकि ये गोल सुन के उनको बिलीव नहीं होता, लेकिन वो अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करते हैं। अब अगली ही सुबह हमें हीरोज पार्टी को दिखाया जाता है जो कि डंजन की तरफ जा रहे थे और वहाँ मौजूद सारे एडवेंचरर्स हीरोज पार्टी को देख के काफी ज्यादा चौंक गए थे। जहाँ ओलिवर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लूना काफी ज्यादा दुखी थी। और तब हमें ओरुन को दिखाया जाता है जो कि अपने आखिरी दिन के लिए उन एडवेंचरर्स के पास आता है, क्योंकि आज के काम के बाद ओरुन का काम यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही ओरुन वहाँ पर पहुँचता है तो उसके तीनों स्टूडेंट्स उसको वेलकम करते हैं और तब वो कहते हैं कि आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है, तो आज के मिशन के बाद हमें तुमसे एक चीज मांगना है। और स्पेशली इस गिफ्ट के लिए सोफिया ने मुझे कहा था। सोफिया चाहती है कि आज के मिशन के बाद भी ओरुन कहीं भी ना जाए और हमेशा हमेशा के लिए ही वो सिल्वर रैबिट गिल्ड में साइन कर ले। लेकिन इससे पहले कि सोफिया ये बात ओरुन को कह पाती, ओरुन को कुछ बच्चों से पता लगता है कि हीरोज पार्टी 95th फ्लोर को कवर करने गई है। नहीं पता क्यों, लेकिन ओरुन को ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि ओरुन इस चीज के बारे में भूलने की कोशिश करता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हीरोज पार्टी को जो कि 95th फ्लोर पे थे, जहां हम ओलिवर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटिवेटेड था और वो कहता है कि इस बार हम लोग काफी आसानी से इस लेवल को पार कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ ओरुन जैसा कोई लूजर नहीं है। और लूना को छोड़ के ग्रुप में मौजूद बाकी सारे लोग ओलिवर की इस बात के साथ एग्री करते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि 2 दिन पहले हीरोज पार्टी में एक एनहांसर को लाया गया था और इस एनहांसर का नाम फिली कारपेंटर है। ओलिवर के हिसाब से फिली कारपेंटर एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड एनहांसर है और उसका ये भी कहना है कि वो एक और डंजन में 100 लेवल तक भी जा चुकी है। टीम के मेंबर फिली को देख के काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अभी उन्हें सपोर्ट मैजिक के लिए ओरुन जैसे वीक एडवेंचरर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने फिली के लिए एक वेलकम पार्टी भी रखा था। लेकिन फिली को अंदाजा हो गया था कि हीरोज पार्टी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके पार्टी के बीच में ही अचानक से लूना आ जाती है। लूना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और पूछती है कि आखिर ओरुन कहाँ पर है। और मुझे सुनने में आया है कि ओरुन ने सिल्वर रैबिट गिल्ड्स को ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के ओलिवर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर एक ओरुन जैसा यूजलेस सिल्वर रैबिट गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकता है। और इसके बाद जब लूना फिर से पूछती है कि आखिर ओरुन कहाँ पर है, तब उसे पता चलता है कि ओरुन को इस पार्टी से निकाल दिया गया है। और इसके बाद ही लूना को नए एनहांसर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन तब लूना उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि आखिर तुमने ओरुन को क्यों
निकाला। लूना को क्वेश्चन करता हुआ देख वहाँ पर मौजूद टीम मेंबर्स उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, लेकिन तब ओलिवर सबको शांत करवाता है और कहता है और हुंडेरा हमारे पार्टी में रहने लायक नहीं है, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो हमको पीछे से सपोर्ट भी नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमारा टीम 91st फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और उन्हें देख के लूना समझ जाती है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती जिससे कि वो ओरन को हीरोज पार्टी में वापस ला पाए। और इसके बाद ही ओलिवर कहता है कि चलो इन सब बातों को रहने देते हैं, और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें नए दिन 92nd फ्लोर से चालू करना चाहिए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद हम लोग आगे के फ्लोर्स को कवर करना चालू करेंगे। लेकिन तब लूना कहती है कि मुझे फिली की एबिलिटीज में बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम पहले इजी फ्लोर्स को क्लियर करें। तब ओलिवर कहता है कि 92nd फ्लोर बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन तब लूना याद दिलाती है कि इससे पहले जब हम 92nd फ्लोर में गए थे तब हमें नियरली ब्लैक ड्रैगन ने मार डाला था। तब वो लोग कहते हैं कि उस टाइम बस हम इसलिए हार रहे थे क्योंकि हमारे साथ ओरहुन मौजूद था, और अब जबकि हमारे साथ ओरहुन नहीं है और एक प्रॉपर एनहांसर है, हमारे हारने का कोई सवाल ही नहीं आता। इसके बाद भी लूना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूना की वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 92nd फ्लोर में होते हैं और नहीं पता क्यों, लेकिन इस बार नॉर्मल मॉन्स्टर्स का भी सामना करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और फिली के एनहेंस करने के बावजूद भी उनका मैजिक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो लोग एक जायंट मैमथ का सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं और क्योंकि ओलिवर एक स्वॉर्ड्समैन है जिस वजह से वो इस समय पीछे हट जाता है, लेकिन ओलिवर को इतना अंदाजा हो गया था कि उसके ऊपर किए गए एनहेंसमेंट उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तब ओलिवर फिली से कहता है कि आखिर तुम्हारा एनहेंसमेंट इतना ज्यादा कम क्यों है। इतने में फिली कहती है कि मैं तुम्हारे एबिलिटीज को पूरी तरीके से नहीं जानती और यही वजह है कि मेरा एनहेंसमेंट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए था। तब ओलिवर को याद आता है कि जब पहले दिन ओरन हमारे साथ आया था उसने हमारे एबिलिटीज को बस 1 घंटे के अंदर ही समझ लिया था और साथ ही पहली बार के लिए उसका मैजिक इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतने में ही टीम का मेज जिसका नाम एनली था वो अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसके फायर मैजिक से उस मेहमत को खरोच तक नहीं आती। ओलिवर को लगता है कि फिली किसी तरीके का मजाक कर रही है, लेकिन फिली कारपेंटर ने तो ऑलरेडी एनहेंसमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रखा होता है। हालांकि ओलिवर के कहने पे फिली फिर से उसके ऊपर एनहांसमेंट मैजिक का यूज करती है, लेकिन इसके बाद भी जब वो हमला करती है तो अटैक सेम रहते हैं। ओलिवर सोचता है कि फिली कारपेंटर का मैजिक और उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, और जब ओलिवर ये सब सोच रहा होता है तभी अचानक से वो मेहमत मेज के ऊपर हमला कर देता है। तब वो कैप्टन से कहती है कि ओलिवर तुम्हें कुछ करना होगा। इससे पहले कि ओलिवर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ पाता वो फिली से कहता है अगर कभी कोई मॉन्स्टर मेरे ऊपर पीछे से हमला करे तो मुझे चौकन्ना कर देना। लेकिन तभी फिली कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिर्फ एनहांसमेंट मैजिक का यूज कर नहीं आता है। और ये सब सुन के और उनको फिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और जैसे ही ओलिवर कुछ करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पर द ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस थी कि कोई भी उसे दूर से ही सेंस कर सकता है। तब ओलिवर डरते हुए कहता है कि लेकिन कैसे? जहाँ तक मुझे पता है ब्लैक ड्रैगन एक फ्लोर बॉस है और एक फ्लोर बॉस कभी भी अपना रूम छोड़ के नहीं आता। और इतने में ही जिस मेहमत को उन्हें हराने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी उस मेहमत को वो ड्रैगन उनकी आंखों के सामने ही एक पल के अंदर कुचल देता है। उसे देखते साथ ही लूना कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन पार्टी के मेंबर्स लूना की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि इससे पहले भी ये ड्रैगन हमारे सामने एक बार आ चुका है और हमें इसकी एबिलिटीज पता है तो हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन जब वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो ड्रैगन बस एक छोटे से हमले से उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। टीम का एक मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और लूना इसे हील कर रही थी। लूना बार बार कह रही होती है कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, और इतने में जैसे ही ओलिवर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि फिली कारपेंटर पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। और तभी ड्रैगन एक और फायर बॉल लॉन्च करता है जो कि सीधा एनली के ऊपर जाके गिरता है। टीम के सारे मेन मेंबर्स अभी पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे और तब ओलिवर जैसे तैसे फिली को होश में लाता है और तब फिली ओलिवर के ऊपर एनहांसमेंट मैजिक का यूज करती है और तभी ओलिवर अपने सीक्रेट मैजिक का यूज करता है। लेकिन इस मैजिक को करने में भी कुछ टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ओलिवर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, जिस वजह से ओलिवर तभी अपने डिवाइन फ्लैश की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। वो अटैक सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने ड्रैगन के अटैक तक को रोक दिया था। लेकिन जब धूल हटती है तो वो देखता है कि ड्रैगन को एक खरोच तक नहीं आई है और अपने टीम की इस हालत को देख के ओलिवर हार मान जाता है और फाइनली लूना से पूछता है कि आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए।
तब लूना ओलिवर के सामने आती है और कहती है, मुझे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसीलिए मैंने एक मैजिकल पोर्टल अपने साथ लाया था। इसके मदद से हम यहाँ से निकल जरूर सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल हमें डंजन में या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद हमें एक और बॉस का सामना करना पड़े। लेकिन ब्लैक ड्रैगन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉसेस में से एक है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पोर्टल का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही लूना पोर्टल ओपन करती है तो तभी अचानक से ड्रैगन पीछे से हमला करता है, जिस वजह से पोर्टल के सामने से सारे ही लोग हट जाते हैं और तभी वो ड्रैगन हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तब गलती से वो ड्रैगन उस पोर्टल से पास हो जाता है और इसके बाद ही द ब्लैक ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तब लूना कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन एक ऐसे प्लेस पे चला जाए जहाँ पर न्यू एडवेंचरर्स हो। तब लूना गिल्ड से कांटेक्ट करती है और उनके साथ क्या क्या हुआ सारी चीजें उनको बताती है और इसके बाद जल्द से जल्द पूरे डंजन को खाली करवाया जाता है और इसके बाद ही लूना सबको हील करना चालू करती है ताकि वो लोग यहाँ से जल्द निकल सके। हील होते वक्त ओलिवर कहता है कि इससे पहले जब हम ब्लैक ड्रैगन से लड़े थे तब हमने उसे बहुत ही इजीली हरा दिया था। तब लूना कहती है कि ओलिवर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, हम उस वक्त ब्लैक ड्रैगन को बस इसलिए हरा पाए थे क्योंकि हमारे साथ ओरहन मौजूद था, लेकिन ओलिवर के साथ बाकी सारे लोग इस बात को नहीं मानते। तब लूना कहती है कि अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे एक बात का जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि फिली कारपेंटर एक बहुत ही अच्छी एनहेंसर है तो आखिर वो तुम्हें एनहेंस क्यों नहीं कर पाई। और इस क्वेश्चन का ओलिवर और फिली कारपेंटर दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं होता। तब लूना जवाब देते हुए कहती है कि हमारे हीरोज पार्टी में सबकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, चाहे कोई कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम पांचों को वो एक साथ एनहेंस नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ओरहन इस बात को पहले से जानता था, जिस वजह से उसने दिन रात मेहनत करके अपने खुद के ओरिजिनल स्पेल्स बनाए ताकि वो हम पांचों को एक साथ एनहेंस कर सके। इसके बावजूद कि वो एक स्वॉर्ड्समैन है और उसके स्पेल्स इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो हमको एक साथ 50 टाइम्स तक स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं और यही वजह है कि पहली बार हम द ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए थे। तब ओलिवर को रियलाइज होता है कि इससे पहले वो जब भी डिवाइन फ्लैश का यूज किया करता था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये सिर्फ ओलिवर ही नहीं बाकी सारे मेंबर्स सोच रहे होते हैं। और अब इसकी अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये ओरहन का इस एडवेंचर में आखिरी दिन था और तब ओरहन कहता है कि हमारा आज का गोल ये है कि हम 31st फ्लोर से 50th फ्लोर तक पहुंच सके और जब हम एक बार 50th फ्लोर तक पहुंच जाएंगे तब टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की मदद से हम वापस भी आ सकते हैं। और तब हम ओरहन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस सा फील कर रहा था, नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी हम कैरोलिन को देखते हैं जो कि ओरहन के पास आती है और कहती है, ओरहन मुझे ये जानना है कि आखिर आज के डंजन में हमें कैसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं उन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ। और ये सब सुन के ओरहन कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो, लेकिन कैरोलिन तुम एक डिफेंडर हो और तुम्हारा काम ये है कि तुम पीछे रह के सबको डिफेंड करो। तब कैरोलिन कहती है कि लेकिन मैं भी अपने फ्रंट लाइंस में अपने टीममेट्स की मदद करना चाहती हूँ। तब ओरहन कहता है कि एक पर्सन कितना कर सकता है उसकी एक लिमिट होती है और कैरोलिन मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और अपने पार्टी मेंबर्स पर भरोसा करना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो इन डंजन के लेवल्स पर कुछ भी हो सकता है। और तब ओरहन एक पर्सन के बारे में बताता है जिसका नाम एल्बर्ट था और एल्बर्ट का नाम सुनते साथ ही सैल्मा का ध्यान ओरहन की तरफ जाता है। हालांकि तब ओरहन कहता है कि एल्बर्ट सिल्वर रैबिट्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर था, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बारे में बात करना भी बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक बार 92nd फ्लोर में ब्लैक ड्रैगन से लड़ते वक्त अपने ग्रुप के डिफेंडर को बचाने के लिए एल्बर्ट उस ब्लैक ड्रैगन के सामने आ जाता है और यही वजह है कि सिल्वर रैबिट ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर को खो दिया और इसलिए एक पार्टी में सबका रोल काफी ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ओरहन की इन सब बातों को सुनने के बाद कैरोलिन का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। तब कैरोलिन को समझ आता है कि ओरहन ये सब उसके भलाई के लिए ही बोल रहा है और तब वो उससे माफी भी मांगती है। और तभी ओरहन कहता है कि एक डिफेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और आज टीम में सभी लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और ये सुन के कैरोलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाऊंगी।
अब इसके कुछ टाइम बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग 32nd फ्लोर ऑफ लेबिरिंथ में पहुंच चुके थे, जहां सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा नर्वस थे और सोच रहे थे कि यहाँ पर हमें कैसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे। वहीं पर सेल्मा क्लोडेल और उनके पास आती है और कहती है, मुझे लगा नहीं था कि सारे बच्चे तुमसे इतने अच्छे तरीके से घुल मिल जाएंगे, लेकिन अभी देख के लगता है कि सारे बच्चे तुम्हें बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। और उन कहता है कि वेल, मुझे भी नहीं लगा था कि न्यूज़पेपर में मेरे बारे में जो निकला था उसके बाद कोई भी मुझे रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन आखिर में फाइनली मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और तब टॉपिक चेंज करते हुए सेल्मा कहती है कि मैंने पहले तुम्हें एल्बर्ट के बारे में बात करते हुए सुना था, और सच कहूँ तो उसके जैसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं, और जब सेल्बर्ट मारा गया है उसके बाद से ही हमारा टीम बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। तब ओरन कहता है कि चिंता मत करो सेल्मा, तुम्हें उसके जैसे ही एक और स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर मिल जाएगा। हालांकि उसे क्या पता कि सेल्मा तो उसे ही अपने ग्रुप में लेने का प्लान बना रही है। वेल, इन सब बातों को छोड़ा जाए तो हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद ही ये सारे ही लोग 40th फ्लोर तक पहुंच चुके थे, और इस फ्लोर से ही द ग्रेट लेबिरिंथ बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और इसके बाद ही सेल्मा सारे ग्रुप्स को एक एक करके डिवाइड कर देती है। और इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओरन, सोफिया, कैरोलिन और लोगन सभी लोग एक जगह पर जा रहे थे। तब ओरन कहता है कि इन डंजन्स में काफी सारे रास्ते होते हैं फ्लोर बॉस तक पहुंचने के लिए, और इसीलिए सारे लोगों को अलग करके अलग अलग ग्रुप्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि सभी सीख सके कि अलग अलग रास्ते से आखिर फ्लोर बॉस को कैसे ढूंढा जाता है। एक तरफ ओरुन इन सभी को डंजन्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज दे रहा होता है, वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लूना को, जो कि गिल्ड में आती है और जल्द से जल्द वो गिल्ड लीडर को कहती है कि हमें साउदर्न लेबिरिंथ को खाली करवाना होगा, और साथ ही 92nd फ्लोर में उनके साथ क्या क्या हुआ सारी ही चीजें वो उन्हें बताती है। वापस डंजन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। सभी लोगों को लग रहा होता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वो सभी लेबिरिंथ के बहुत ही अंदर आ चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा, और उनको ऐसा महसूस होता है कि डंजन के सारे ही मॉन्स्टर किसी चीज से डर रहे हैं। हालांकि तभी अचानक से हम पीछे एक गॉब्लिन को देखते हैं, और उसे देखते साथ ही कैरोलिन अपने आप को संभाल नहीं पाती और बिना पूछे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। वो तो ओरुन ने अपने एजिलिटी डाउन का उस गॉब्लिन के ऊपर इस्तेमाल किया था, और यही वजह है कि कैरोलिन ने उस गॉब्लिन को बहुत इजीली हरा दिया, वरना इस लेवल में नॉर्मल गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसके बाद जब कैरोलिन को एहसास होता है कि आखिर उसने क्या किया, तब वो ओरुन और बाकी सारे टीममेट से माफी मांगती है। हालांकि तब ओरुन कहता है कि कैरोलिन, अगर तुम्हें फ्रंट लाइन्स में रह के लड़ना इतना ही ज्यादा पसंद है तो मैं तुम्हें एक स्पेल सिखाऊंगा जिससे कि तुम आराम से पीछे से ही अपने दोस्तों को हेल्प भी कर सकती हो। ये सुनने के बाद कैरोलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पर लोगन काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है, और तब वो ओरुन को कहता है कि मुझे भी कोई स्पेल सिखाओ जिससे कि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। तब ओरुन कहता है कि कोई भी ऐसे स्पेल्स जिससे कि ओपोनेंट के एबिलिटीज और स्पीड्स कम हो, ऐसे स्पेल्स सीखने में काफी ज्यादा टाइम और काफी ज्यादा नॉलेज लगती है। और लोगन, मैं तुम्हें ये सारे ही स्पेल्स सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस लेबिरिंथ को अच्छे से जानना होगा, और क्योंकि तुम एक एन्चेंटर हो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि आखिर तुम अपने मैजिक्स को और एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हो। और इसके बाद ओरुन कहता है कि 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ो, और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने ही ओरुन ने अपने ट्रैप की मदद से 2 वुल्व्स को एलिमिनेट कर दिया था, और ये देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि इससे लोगन को पता चलता है कि एक एन्चेंटर अपने ग्रुप की ऐसे भी हेल्प कर सकता है। और इसके बाद ही ओरुन सोफिया की तरफ आता है और उसे अपनी एडवाइस देता है, और तब ओरुन कहता है क्योंकि तुम एक मेज हो तो तुम्हें एक साथ 2 स्पेल्स को कास्ट करने की कोशिश करो, यानी कि अगर तुम एक साथ 2 स्पेल्स को कास्ट कर सको तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। और सोफिया, तुम ये आराम से कर सकती हो, क्योंकि मैंने ऐसे भी मेजेस को देखे हैं जो कि एक साथ 12 स्पेल्स का भी यूज कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम गिल्ड में देखते हैं जहाँ सारे लोग बैठ के माना को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि डंजन में से इतने सारे लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा माना रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो वहाँ मौजूद एक मेंबर कहता है कि अगर डंजन में कुछ भी होता है तो सबसे बड़ी गलती यहाँ ओलिवर की है। हालांकि ओलिवर को डिफेंड करते हुए उसके टीम मेंबर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन तब गिल्ड लीडर गुस्से में कहता है कि ये बात करने का टाइम नहीं है। वहीं पर हम डंजन में वापस देखते हैं जहां ओरुन सोफिया को बताता है अगर तुम्हें एक साथ 2 या 2 से ज्यादा स्पेल्स का यूज करना है तो तुम्हें पैरेलल कंस्ट्रक्शन को सीखना पड़ेगा। ये एक ऐसा मैजिक है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, और ये मैजिक सेल्मा को भी आता है, तो अगर तुम चाहो तो तुम उससे भी सीख सकती हो।
लेकिन ये सब सुन के सोफिया कहती है कि मैं ये सब सैल्मा से नहीं सीखना चाहती, ओरुन मुझे ये सारे ही मैजिक तुमसे सीखने हैं। और अब ये सुन के ओरुन काफी ज्यादा शर्मा जाता है। देखो, अगर तुम्हें मुझसे मैजिक सीखना है तो मुझे पहले तुम्हारी बड़ी बहन से परमिशन लेना होगा, वरना क्या पता कि वो मेरे साथ आगे क्या करे। वहीं पर हम गिल्ड में देखते हैं जहाँ टेलीपोर्टेशन स्पेल पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, लेकिन इस स्पेल को एक्टिवेट करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा माना की रिक्वायरमेंट है। तब गिल्ड लीडर कहता है कि जब तक हम लोग माना इकट्ठा करते हैं तब तक तुम लोग लैबिरिंथ के अंदर जाओ और कुछ भी करके द ब्लैक ड्रैगन को तुम्हें रोकना होगा। और ये सुन के हीरोज पार्टी में सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन लूना कहती है कि हाँ जरूर हमें ये करना ही होगा, वरना आज हमारी गलती की वजह से बहुत सारे एडवेंचरर्स की जान जा सकती है। वहीं पर हमें 51th फ्लोर पे दिखाया जाता है जहां ओरुन, सैल्मा और बाकी सारे लोग बॉस लेवल तक पहुंच चुके थे। और तब सैल्मा सारे रुकीज को कहती है कि तुम सभी लोग अभी पीछे रहना, और इसके बाद ही ओरुन, सैल्मा और बाकी सारे ए रैंक एडवेंचरर्स आगे जाते हैं ताकि वो लोग बॉस का सामना कर सके। और जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो ओरुन दौड़ते हुए जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर एक अटैक करता है। वो सिंगल अटैक ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो मॉन्स्टर 5 कदम पीछे हट जाता है। और इसे इंसेन लेवल की स्ट्रेंथ को देख के वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि उस मॉन्स्टर के पीछे ओरुन ने एक ट्रैप सेट करके रखा था जिस वजह से वो पीछे भी नहीं जा पाता। और उसी टाइम सैल्मा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का यूज करती है जिससे कि वो बहुत सारे अटैक्स को एक ही साथ कर सकती है। और उस टाइम टीम के सारे मेंबर्स ओरुन और सैल्मा की हेल्प करते हैं ताकि उनके ऊपर और कोई भी अटैक ना आए। और इसी के साथ उन्होंने पहले बॉस को हरा दिया था। और इस मैच को देख के वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने मिलता है। कैरोलिन, लोगन और सोफिया ये जानते हैं कि टीम वर्क क्या होता है और वो सारी ही चीजें जो कि ओरुन ने उन्हें बताई थी। वहीं पर हम हीरोज पार्टी को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए डंजन की तरफ जा रहे थे। और तब लूना कहती है कि हमें जल्द से जल्द ओरुन डेरा को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके एनहांसमेंट के बिना हम कभी भी द ब्लैक ड्रैगन को हरा सकते हैं। ये सुन के ओलिवर और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। हालांकि तब लूना कहती है कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ही सच है। और इतने में ही हम देखते हैं कि ओरुन के टीम के सामने 51st फ्लोर का बॉस आ चुका था। उसे देख के सैल्मा कहती है कि मैं इस चीज को तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, जल्दी इसको हरा दो ताकि हम जाके पार्टी कर सके। तब ओरुन हंसते हुए कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये बहुत ही इजी काम है। इतने में टीम के बाकी सारे मेंबर्स कहते हैं कि इस मॉन्स्टर का अपर शेल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसे खरोच तक पहुंचाना नामुमकिन सा है। लेकिन इतने में ही ओरुन आगे जाता है और अपने इम्पैक्ट एबिलिटी की मदद से उस क्रैब मॉन्स्टर के एक हाथ को चुटकियों में काट देता है। और ये वही अटैक है जिससे कि ओरुन किसी भी अटैक को 100 टाइम्स तक स्ट्रॉन्गर बना सकता है। और ऐसी पावर देख के अभी सैल्मा के पास उसकी तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं बचे होते। और फाइनली 51st फ्लोर के बॉस को हराने के बाद उनका एडवेंचर आज यहीं पर खत्म होता है। उनका एडवेंचर यहीं पर खत्म हो ही रहा था कि ऊपर से अचानक से कहीं से ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। और अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए था। वहाँ मौजूद सारे एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इस फ्लोर में ब्लैक ड्रैगन कैसे आया। और तब सैल्मा कहती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना यहाँ मौजूद आज सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ तक ओरुन को भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए। और तब ओरुन सोचता है कि हमारे सामने ही टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल है, अगर हम सभी लोग क्रिस्टल की तरफ भागे तो शायद कुछ लोग बच सकते हैं। लेकिन फिर ओरुन सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर सभी लोग एक साथ भागे तो ब्लैक ड्रैगन हमारे ऊपर बहुत ही इजीली हमला कर सकता है। और ये भी सोचता है कि अगर मैं यहाँ से अकेले भागूं तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं भाग सकता क्योंकि मैंने सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस लिया था। नहीं, अकेले भागने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। और तब ओरुन चिल्लाते हुए सैल्मा और बाकी सारे लोगों को कहता है कि तुम सभी लोग स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करो, बाकी मैं इससे लड़ने की कोशिश करने वाला हूँ। और इसके बाद ही ओरुन सोचता है कि आखिर वो क्या कर सकता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स और मेरे पार्टी मेंबर्स को धोखा तो नहीं दे सकता, मुझे कुछ भी करके आज इस ब्लैक ड्रैगन को यहीं पर रोकना होगा और मेरे पार्टी मेंबर्स को इतना टाइम देना होगा कि वो लोग यहाँ से निकल पाए। वहीं पर हम सैल्मा और बाकी सारे टीममेट्स को देखते हैं जो कि सारे एडवेंचरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन अपने फायर मैजिक की मदद से उनके ऊपर हमला करता है। हालांकि सही टाइम पे ओरुन ने अपने इम्पैक्ट मैजिक का उनके ऊपर यूज किया था और उस मैजिक की वजह से उनका बैरियर 100 टाइम्स तक स्ट्रॉन्ग हो गया था। उस अटैक के बाद उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो लोग बचे हुए हैं। हालांकि सैल्मा समझ जाती है कि इसके पीछे ओरुन का हाथ है और अगर आज ओरुन ने अपने इम्पैक्ट एबिलिटी का यूज ना किया होता तो वो लोग मारे गए होते।
होते। वहीं पे हम ओरुन को देखते हैं जो एक छोटा सा एरो ड्रैगन के आंख के तरफ फेंकता है और जैसे ही ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट होता है तो ओरुन अपने इम्पैक्ट एबिलिटी की मदद से उसके ऊपर हमला करता है। और ऐसे पावरफुल अटैक्स देख के उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ओरुन कौन है और आखिरकार एक स्वॉर्ड की मदद से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। हालांकि ओरुन के इतने पावरफुल अटैक करने के बाद भी उसे ड्रैगन को एक खरोच तक नहीं आती और ये देख के वहाँ मौजूद सारे एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तब ओरुन कहता है कि मुझे पता है तुम लोग काफी ज्यादा डरे हुए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। सैल्मा कहती है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन ओरुन के पास यहाँ पर एक प्लान होता है और ये भी कहता है कि अगर आज मैं तुम लोगों को नहीं बचा पाया तो आखिर मेरी इतनी मेहनत किस काम की। और इसके बाद ओरुन एक रेड लॉकेट पहनते हुए ड्रैगन की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। ड्रैगन ओरुन के ऊपर अपने फायर मैजिक से हमला करता है, लेकिन ओरुन ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। और फिलहाल ओरुन का प्लान ये था कि वो ड्रैगन को उनसे जितना दूर ले जा सकता है उतना दूर ले जाए। सैल्मा को समझ नहीं आता कि आखिर ओरुन को ब्लैक ड्रैगन से लड़ने देना सही होगा या नहीं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने एल्बर्ट तक को मार दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सैल्मा को विश्वास था कि ओरुन ये कर सकता है। और इसके बाद ही ओरुन एक स्पेल का यूज करता है जिसका नाम रिफ्रैक्टिव वॉल था और इस स्पेल की मदद से ड्रैगन का अटैक उसके ऊपर ही जाके लगता है। कैरोलिन और लोगन को समझ नहीं आता कि आखिर ये किस टाइप का अटैक था, क्योंकि आज तक इस टाइप के अटैक्स उन्होंने कभी भी नहीं देखे। और तभी हमें बताया जाता है कि रिफ्रैक्टिव वॉल एक ऐसा स्पेल है जो कि ओरुन ने ही इन्वेंट किया है और ये एक ऐसा स्पेल है जो कि किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। हालांकि ड्रैगन के खुद के अटैक से भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओरुन कहता है कि मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे जैसे एक हाई लेवल मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे कुछ रिस्क लेने होंगे। और इसके बाद ही ओरुन एक स्पेल कास्ट करता है जिसका नाम स्टेटस अप था। और तब सैल्मा हमें बताती है कि स्टेटस अप एक ऐसा हाई लेवल स्पेल है जिससे कि कोई भी अपने स्टैट्स और एबिलिटीज को बूस्ट कर सकता है। और तब वो कहती है कि क्या स्टेटस अप करने से ओरुन ड्रैगन को हरा सकता है। लेकिन तब ओरुन एक ऐसा चीज करता है जिससे कि सभी लोग चौंक जाते हैं। वो अपने ऊपर फिर से स्टेटस अप का यूज करता है जिससे कि उसके स्टैट्स और ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। और हमारा बंदा यहीं पे नहीं रुकता, वो स्टेटस अप ट्रिपल और साथ ही साथ स्टेटस अप कॉन ट्रिपल भी करता है। और ये देख के सैल्मा को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वही है जिसने की एनहेंसमेंट को इन्वेंट किया था और आज तक वो एनहेंस मैजिक का एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर पाई। और देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कोई अपने ऊपर 5 बार स्टेटस अप का यूज कर सके। वहीं पे हम ओरुन को देखते हैं जो कि बस एक ही जंप करता है और उसकी एजिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं पर सैल्मा कांपते हुए कहती है कि स्टेटस अप कोई नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का मैजिक है जो कि काफी ज्यादा प्रेशर डालता है। सैल्मा बहुत ही अच्छे से समझ सकती है कि ओरुन के बॉडी के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। वहीं पे हम ओरुन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो कहता है कि स्टेटस अप को 5 बार यूज करने के लिए मुझे 32 डिफरेंट स्पेल्स को एक साथ यूज करना पड़ता है और ये चीज मेरी बॉडी बहुत देर तक हैंडल नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके मुझे द ब्लैक ड्रैगन को अभी हराना होगा। और इसके बाद ही ओरुन एक स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है और इसके साथ ही ओरुन अपने स्वॉर्ड के ऊपर शार्पनेस अप और साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी का भी यूज करता है और इम्पैक्ट एबिलिटी की मदद से फाइनली एक स्ट्राइक लैंड करने में कामयाब रहता है। और इतना कुछ करने के बाद ये अटैक बस इतना ही स्ट्रॉन्ग था कि वो बस ड्रैगन के स्केल्स को ही डैमेज कर पाया। वहीं पर हम ओरुन को देखते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था, जहाँ पर सैल्मा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और कांप रही थी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ, अगर आज यहाँ पर ओरुन ना रहता तो हम बहुत ही पहले मारे गए होते। और ये काफी नहीं था कि इतने में द ब्लैक ड्रैगन अवेकन हो जाता है। उसके चारों तरफ पर्पल ऑरा आ गई थी जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स भी कर सकता था। यही से सीन चेंज होता है और हम ओरुन का पास्ट देखते हैं, जहां हमें ओरुन का बचपन दिखाया जाता है और वो अपने शहर में ओलिवर के साथ था। लेकिन एक दिन उसके गांव के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके शहर में सारे लोग मारे गए थे और उसके पूरे शहर में बस ओरुन और ओलिवर ही बचा था। और उसकी अगली सुबह ओरुन डिसाइड करता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इसके बाद कोई भी मेरे सामने ना मर पाए। जिन लोगों को मैं चाहता हूँ कम से कम मैं उन्हें बचा पाऊँ। वहीं पर प्रेजेंट में हम ओरुन को देखते हैं। वो कहता है कि हाँ, मैं अभी भी मेरे वादा को निभाना चाहता हूँ। मेरे सामने मौजूद जितने लोग हैं सब मुझसे प्यार करते हैं और अगर आज मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ तो मेरा वादा कभी भी पूरा नहीं होगा। ओरुन को सही सलामत देख के सोफिया, लोगन और कैरोलिन काफी ज्यादा खुश थे।
हालांकि इस वक्त जो ओरन के सामने है वो एक मौत से कम नहीं, क्योंकि द ब्लैक ड्रैगन का ये पर्पल ऑरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। ये एक ऐसा अटैक है जिससे कि बड़े बड़े एडवेंचरर्स तक नहीं बच पाए। और तब साथ ही ओरन नोटिस करता है कि ब्लैक ड्रैगन के पास इससे बहुत ही खतरनाक अटैक्स हैं, क्योंकि इससे पहली बार जब ओरन ब्लैक ड्रैगन से लड़ा था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। और इसका एक ही मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन अभी तक सीरियस नहीं हुआ। हालांकि ओरन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट करना है तो करते रहो, और इसी के साथ वो ब्लैक ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। लेकिन ओरन के इस अटैक को ब्लैक ड्रैगन मिस्ट के मदद से रोक देता है। वहीं पर जब ओरन उसके अटैक्स को डिफेंड कर रहा था तो ड्रैगन उसको पीछे से भी हमला करता है, और इस हमले का ओरन के लिए डॉज करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ओरन ने फाइट करते हुए कुछ ट्रैप्स लगाए थे जिस वजह से वो बच पाता है। वहीं पर बर्नार्ड सेल्मा के पास आता है और कहता है कि ओरन शायद तक ड्रैगन को हरा सकता है, लेकिन सेल्मा कहती है कि जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त ओरन बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है और वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता। वहीं पर ओरन को भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रही थी, क्योंकि इससे पहले जब वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ा था वो अकेले नहीं था, उसके साथ उसके टीममेट्स यानी कि हीरोज पार्टी थी। लेकिन आज ओरन को ये सारे ही काम खुद से करने होंगे, और देखा जाए तो ओरन का गोल भी यही था। वहीं पर ओरन अपने एक्टिव डिफेंस एबिलिटी को यूज करते हुए ड्रैगन के पास जाता है, और जब ओरन ड्रैगन को सारे एडवेंचरर से दूर ले जाता है तब उसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर पैरेलल कंस्ट्रक्शन का यूज करता है। और ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस मैजिक को ओरन ने खुद से डिजाइन किया है। और इस मैजिक की मदद से ओरन जितनी बार भी इस अटैक को करेगा वो अटैक धीरे धीरे हर बार ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हालांकि इस कंटिन्यूअस अटैक के बाद भी ड्रैगन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओरन को अच्छे से पता है कि इस अटैक के बाद ड्रैगन कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और इस वक्त ओरन की बारी है, क्योंकि अभी उसे एक रियल स्वॉर्ड्समैन का रोल निभाना है। और इसके बाद ओरन डिवाइन फ्लैश का यूज करता है, लेकिन ओलिवर के तरह उसका डिवाइन फ्लैश गोल्डन नहीं था। हालांकि ओरन का डिवाइन फ्लैश उससे भी ज्यादा ताकतवर था। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो ड्रैगन के एक टेल को काट देता है। हालांकि ओरन ने ड्रैगन के गले के ऊपर निशाना लगाया था, लेकिन यहाँ ड्रैगन ने अपने टेल को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो जिंदा रह सके। हालांकि इस अटैक के बाद ड्रैगन अभी पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था। उन दोनों की फाइट कुछ और देर तक चलती है, लेकिन कुछ देर बाद ही ओरन के स्टैट्स अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ओरन ने अपने माना को काफी ज्यादा ओवर यूज कर लिया था। उस वक्त सेल्मा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ओरन उसकी मदद नहीं लेता, क्योंकि ओरन चाहता था कि सेल्मा बस नए एडवेंचरर्स को प्रोटेक्ट करे। और जब ये चीज सेल्मा को समझ आ जाती है तो वो और फाइट में इंटरफेयर नहीं करती। वहीं पर ओरन अपने ऊपर फिर से क्विंटेबल स्टेटस अप का यूज करता है, लेकिन इस वक्त ओरन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसके नॉर्मल अटैक्स का ड्रैगन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इतने सारे पावरफुल अटैक्स कंटिन्यू करने से ओरन के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद ओरन कहता है कि इस वक्त मैं बस एक और मैजिक कर सकता हूँ, और ये कहकर ओरन वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल को समन करता है। वहाँ पर मौजूद सारी माना धीरे धीरे मेटेरियलाइज होने लगती है, और उस माना के मदद से ओरन एक ऐसा स्वॉर्ड बनाता है जो कि उसके पिछले स्वॉर्ड से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। और तब ओरन एक फाइनल ब्लो देने के लिए ड्रैगन को कंफ्यूज करता है, और जब एक बार फाइनल चांस मिलता है तो ओरन अपने ऊपर वेट इंक्रीज का यूज करता है, और साथ ही साथ इम्पैक्ट मैजिक की मदद से वो एक ऐसा हमला करता है जो कि एक न्यूक्लियर मैजिक से भी ज्यादा पावरफुल था। और इसके साथ फाइनली ओरन द ब्लैक ड्रैगन को हरा देता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और ओरन ने फाइनली अपने वादा को पूरा करते हुए सारे लोगों को बचा लिया था। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अगर आपको इसका नया पार्ट चाहिए तो जरूर से कमेंट कर देना। इस वीडियो को जरूर से हाइप कर देना, और एक लाइक तो यार बनता ही है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपको ऐसे एनिमेज और कहीं भी नहीं मिलेंगे। बाकी मुझे कमेंट में इतना बताते हुए जाना कि आखिर आप इस एनिमे को कितना रेटिंग दोगे। और मैंने इस एनिमे को पर्सनली देखा है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो ओवरऑल मैं इसे 9/10 की रेटिंग देना चाहता हूँ। तो यार मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।